ओके, सो अगर हम बात करें अपने सिलेबस की, ये हमारा फाइनल ईयर का सिलेबस है। और अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो हमारे पास 4 यूनिट है एज यूजुअल, जैसे आप जानते हो। ठीक है, फर्स्ट यूनिट डील करता है आपका अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो सबसे पहले तो आपको होल्डिंग कंपनी जो ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ना आपको क्या क्या कंसेप्ट सीखना है। तो आपको थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए होल्डिंग कंपनी क्या है। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन उसका, मीनिंग कि आप किस तरीके से होल्डिंग कंपनी बन सकते हो। ठीक है, होल्डिंग कंपनी बनती है वो कैसे बनती है, और आप किस तरीके से किसी कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल, या तो आप 100% कंट्रोल करोगे या आप लेस देन 100% कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो अगर आपने होल्ली कंट्रोल किया है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करना, और अगर आपने पार्शियली कंट्रोल किया तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करना। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, होल्डिंग बनने के लिए बेसिकली कितने परसेंट मिनिमम आपके पास उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए? 51%। मिनिमम मोर देन 50%? ठीक है, मिनिमम 50 से अबव होने चाहिए, फिर 50.01 चलेगा, यानी अबव 50%, मोर देन 50% शेयर्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसे केसेस भी बताऊंगा जिसमें अगर आपके पास 50% शेयर नहीं भी है ना, देन ऑल्सो यू कैन बिकम द होल्डिंग कंपनी। हम ऐसे भी कुछ केसेस डिस्कस करेंगे जहां पर ये 50% की कंडीशन फुलफिल नहीं भी होंगी तो भी हम होल्डिंग कंपनी बन सकते हैं। मतलब बिना 50% के भी हम किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन सकते हैं। कब, कैसे, क्यों, सारी चीजें जब चैप्टर शुरू होगा तब हम बातें करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हमें सीखना है इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या सीखना है कि किस तरीके से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, या इसी को आप सीबीएस भी बोल सकते हो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कि किस तरीके से हमने कंसोलिडेट बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी चाहिए। तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? तो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेट बैलेंस शीट का मतलब होता है कि हमने जो होल्डिंग कंपनी है और जो सब्सिडियरी कंपनी है, इन दोनों की मिलाकर हमने एक बैलेंस शीट बना देनी है, जिसे हम कंसोलिडेट बैलेंस शीट कहते हैं, जो कि हम लोगों ने फिफ्थ सेम में थोड़ा बहुत सीखा था। याद है आप लोगों को? हम लोग फिफ्थ सेम में जब एक वेंडर, आप क्या करते थे, दो अलग अलग, एक परचेसिंग कंपनी होती थी, एक वेंडर कंपनी होती थी। ठीक है, तो परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को एक्वायर कर लेता था और एक कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देता था। राइट, याद आया कि कंसोलिडेट बैलेंस शीट दोनों की मिलाकर जितनी चीजें इसने एक्वायर्ड किया है वो सब ऐड करके एक नई बैलेंस शीट बन जाती थी। वैसे हमें यहाँ पर होल्डिंग कंपनी की कुछ चीजें और सब्सिडियरी की कुछ चीजें दोनों मिलाकर मुझे क्या करना है, कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाना है। मुझे क्या करना है, कंसोलिडेट बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो ये हमें सीखना है कंसोलिडेट, और बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 2 ही कंपनी का कंसोलिडेशन कवर है। आपके सिलेबस में वैसे तो कंसोलिडेशन मोर देन 2 कंपनीज का भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है। आपके सिलेबस में सिंपल प्रॉब्लम डाले गए हैं। बोलने का मतलब आप लोगों के इसमें राइट इशू, बोनस, ये डिविडेंड, ये वाले सब प्रॉब्लम्स नहीं डाले गए हैं। तो आपको बड़े ही सिंपल प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में कवर्ड किया गया है। तो आपको क्या सीखना है, कंसोलिडेट बैलेंस शीट और कंसोलिडेट पीएल अकाउंट बनाना आपको सीखना है इस यूनिट के अंदर। राइट, तो ये कब सीखेंगे, शुरुआत करेंगे, डोंट वरी, अभी तो समझ रहे सिलेबस। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 पे आपके पास क्या है, तो यूनिट नंबर 2 के पास में आपके पास एक चैप्टर है जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर पढ़ने के बाद ना आपको, अच्छा मैंने ये चैप्टर का आपको प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं बताया। ठीक है, ये जो पहला यूनिट होल्डिंग पढ़ने का प्रैक्टिकल रेलेवेंस या इसका प्रैक्टिकली यूज कहां पर आता है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में। तो जब भी कॉर्पोरेट का रीस्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, कॉर्पोरेट का रीस्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब भी कॉर्पोरेट का रीस्ट्रक्चर होता है तो रीस्ट्रक्चरिंग के समय आपको ये कॉन्सेप्ट्स काम में आते हैं। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर्स के समय ये कॉन्सेप्ट्स काम में आते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज के आए दिनों कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर्स होते रहते हैं। इवन तो आजकल तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में रीस्ट्रक्चर्स कर रही है। ठीक है, छोटी छोटी कंपनीज का भी आजकल रीस्ट्रक्चर्स हो रहा है। रीस्ट्रक्चर्स मतलब उनके अंदर कुछ बदलाव आ जाना। हो सकता है ये बदलाव एक्सटर्नल एक्टिविटी की वजह से आ जाए, या हो सकता है इंटरनल एक्टिविटी की वजह से आ जाए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, हमने फिफ्थ सेम में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। हम लोग ने एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ चुका है, और उसके अलावा हम लोग इस बार होल्डिंग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ अगर हम बात करें इंश्योरेंस क्लेम से रिगार्डिंग, तो इंश्योरेंस क्लेम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या सीखना है कि कोई कंपनी, अच्छा, और इसमें हम लोग ने स्पेसिफिकली सिर्फ ना किसका सीखना है,
स्टॉक का सीखना है, हमने इंश्योरेंस क्लेम किसका निकालना सीखना है, स्टॉक और बिल्डिंग का, स्टॉक और बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब ही एसेट्स, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में एसेट्स या फिर स्टॉक, तो मोस्टली हमने स्टॉक का सीखना है कि अगर हमें स्टॉक का लॉस हो गया है तो हम किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है वो, उसके अलावा एवरेज क्लॉज क्या होता है वो, और उसके बेसिस पर हमें कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करने हैं, मतलब हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने, कुछ हमें प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ओके। उसके अलावा सर इसके अंदर डिटेल्स मैं बात करूंगा, एवरेज क्लॉज क्या होता है, अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कर रहा हूं, मुझे अगर ये चीज जानना है कि कितना इंश्योरेंस क्लेम मिलना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी से हम कितना क्लेम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करके कुछ इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करना पड़ेगा, और जो इंफॉर्मेशन मुझे मिलेंगी उसके बेसिस पर मैं एवरेज क्लॉज का कॉन्सेप्ट यूज करके मैं अमाउंट फाइंड आउट कर सकता हूं। बट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है। अच्छा सर इसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस तो बता दो, इस चैप्टर के नॉलेज के बेसिस पर आप इंश्योरेंस वैल्यूअर बन सकते हो, मतलब आप इस चैप्टर के नॉलेज के बेसिस पर आपको जो इंश्योरेंस वैल्यूअर होता है या फिर एक्चुरियल होते हैं, ठीक है, आप इनकी डिजिग्नेशन पे काम कर सकते हो अगर आपको इस चैप्टर का नॉलेज है तो। लेकिन हाँ यस, बीकॉम के सिलेबस में इतना ज्यादा डेप्थनेस नहीं है कि आप एकदम 100% परफेक्ट हो जाओ, बस इतना नॉलेज है कि आपको उनका बेस पता चल जाए, ताकि आप जब भी इन फील्ड में कभी आपको मौका मिले वर्क करने का तो आप अच्छे से काम कर सकते हो। नाउ उसके बाद हमारे पास जो यूनिट नंबर 3 है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बनाने हैं, ठीक है, कौन से अकाउंट्स बनाने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप ट्रेडर हो या फिर आप इन्वेस्टर हो, तो आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली ट्रेडर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर इन्वेस्टर्स के लिए। सर क्यों इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये बातें पता चलना चाहिए ना कि हम किसी अलग अलग सिक्योरिटीज में पैसे लगाते हैं। जैसे आपको पता है हमारे पास एक डेप्ट सिक्योरिटी होती है और एक इक्विटी होती है, एक हमारे पास डेप्ट मार्केट होता है, एक इक्विटी मार्केट होती है। फिर डेप्ट इक्विटी के अंदर हमारे पास शेयर्स, स्टॉक्स, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। और उसके अलावा डेप्ट के अंदर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास। तो आपको ये बात तो समझ में आना चाहिए कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, हम इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं तो कैसे प्रॉफिट बुक होता है, परचेज करते हैं तो कैसे प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह लगते हैं, हमें कुछ कमीशन वगैरह देना पड़ता है, कुछ हमें टैक्सेस पे करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें कैसे करेंगे वो सब हमने इस यूनिट के अंदर सीखना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, पीपीआई, प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, मतलब मेरा कोई बिजनेस था, सपोज मैं पहले एज अ सोल ट्रेडर काम करता था, या हो सकता है मैं पहले एज अ पार्टनरशिप काम करता था, या फिर हो सकता है कि मैंने पहले कोई एंटिटी बनाया ही नहीं था, बस झोला छाप में काम कर रहा था, ना तो मैं सोल ट्रेडर था ना तो पार्टनरशिप था, बेलगाम, मतलब मेरे का कोई एंटिटी का फिक्स कैरेक्टर ही नहीं था, मैं काम किए जा रहा था, बट मुझे अब इसको कन्वर्ट करना है कंपनी में। हो सकता था मैं पहले एचयूएफ कैपेसिटी में काम कर रहा था, या हो सकता है मैं उसके अलावा कोई एनपीओ में काम कर रहा हूं, मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, मेरी एंटिटी एनपीओ है, तो मुझे अब उसे कंपनी में कन्वर्ट करना है। तो कंपनी में कन्वर्ट होने के पहले उसके क्या तामझाम थे, कुछ तो बिजनेस था, और कंपनी बनने के बाद उसके तामझाम अलग हो जाएंगे। तो जिस दिन कंपनी बन रही है ना उस दिन मैं सेग्रीगेशन कर दूंगा कि कंपनी बनने के पहले वाले आइटम कितने हैं और कंपनी बनने के बाद के आइटम्स कितने। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन करना है आपको कि हमने कितना प्रॉफिट कंपनी बनने के पहले कमाया है और कितना प्रॉफिट हमने कंपनी बनने के बाद कमाया है। तो यहाँ हमें सेग्रीगेशन करना होता है चीजों का। तो ये चैप्टर सेग्रीगेशन से रिलेटेड डील करता है। सर इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस कितना है? प्रैक्टिकल रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो जब भी कन्वर्सेशन होता है कंपनी का, जब भी सोल ट्रेडर या फिर पार्टनरशिप फर्म अगर कन्वर्ट होती है कंपनीज में, एलएलपीज, ठीक है, अगर जब भी ये कन्वर्ट होती है प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में, तो हमें पीपीआई इस चैप्टर जो पढ़ेंगे ना इसका रिलेवेंस काम में आएगा, ये चैप्टर हमारा यूजफुल हो जाएगा। तो सर ये तो 4 यूनिट ठीक है हमारे। सर टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बता दो ना, कितने कितने दिनों के ऑन एन एवरेज चैप्टर्स हैं। देखो अगर हम एकदम डेप्थनेस के साथ जाने जाए तो ऐसा देखा जाए तो एक एक चैप्टर 15-15 दिन ले लेता है। मैं आपको नॉर्मल शेड्यूल बता रहा हूँ कि एक एक चैप्टर 15-15 दिन ले लेता है, लेकिन इसमें हमारे पूरे पूरे क्वेश्चन हो जाते थे, जो हमारे पास 40-40 क्वेश्चन होते थे हर शीट में, ठीक है, जो 40 से 50 क्वेश्चन हमारे होते थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस हमारे पास एक एक चैप्टर्स को 15-15 दिन पढ़ने का समय बचा नहीं है, अगर हम एग्जाम को भी ध्यान में रखें तो
तो वी आर फोकसिंग ऑन 7 days, ठीक है। फर्स्ट डेज ऑल अबाउट द कंसेप्ट, सेकेंड डेज द मिसलेनियस कंसेप्ट जो छूट गया है, एंड द थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स रिमेनिंग 5 days वी आर सॉल्विंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स, ताकि आपके कोई भी कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स ना छूटे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, एज वेल एज आप प्रैक्टिकली भी साउंड नॉलेज रखो इस चैप्टर्स का। और हम सिर्फ जितना सिलेबस में उतनी बातें नहीं करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आप इस चीज को लेकर भरोसा कर सकते हैं कि इसमें मैं थोड़ी जो चीजें आगे की भी है वो भी बताऊंगा। डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, बट थ्योरेटिकल डिस्कस तो कर ही लेंगे, ओके। उसके अलावा इंश्योरेंस क्लेम अगेन इट टेक्स वन ऑफ, मतलब हम सारे चैप्टर्स में अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का टारगेट रखेंगे। बस ये जो हमारे पास जो लास्ट चैप्टर यूनिट है ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 5 days में हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। एज कंपेयर टू रिमेनिंग ये थोड़ा छोटा है। हाँ, थोड़ा अगर मैं टाइम की बात करूं, ज्यादा समय हो सकता है मुझे होल्डिंग में लग जाए, क्योंकि होल्डिंग का सभी के माइंड में एकदम से पूरे कॉन्सेप्ट बैठाना, कैलकुलेशन करना हो सकता है किसी के लिए लेंदी जाए, किसी के लिए स्मूथली एक दिन में ही सीख जाए। तो शायद हो सकता है होल्डिंग 7 की जगह 8 दिन पे निकल जाए या 9 दिन पे निकल जाए, माइट बी पॉसिबल, नॉट श्योर। तो होल्डिंग और ये इंश्योरेंस, ये बस थोड़े 2 चैप्टर है जो माइट भी थोड़े ज्यादा टाइम ले सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट और पीपीआई बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने वाले टॉपिक्स हैं, राइट गाइस, ये बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने वाले टॉपिक्स हैं। तो मुझे एक बार आप लोग अपना अपना माइक ऑन करके बता दीजिए कि आप लोग पहले कौन से यूनिट के साथ पढ़ना पसंद करोगे, जैसी आपकी चॉइस। हम किसी भी यूनिट से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले से सर स्टार्ट कर होल्डिंग दें, कंपनी से ही करते हैं। ओके होल्डिंग। ओके गुड। तो हम पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो आज थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ले, क्या क्या बोलते हो आप? हाँ सर। ओके, तो इस चैप्टर की फिर आज से ही शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी यूनिट 1 पर आए हैं, ठीक है। हम लोग अभी काय पर है? यूनिट 1 पर है। आ जाता हूं वापस में ऊपर। लगभग हमारे पास सफिशिएंट प्रॉब्लम्स भी है, सारी चीज सफिशिएंट है हमारे पास यानी चैप्टर में करने के लिए, ओके। नाउ तो ये रहा आपके सामने होल्डिंग कंपनी का, ठीक है। ये रहा आप लोगों के सामने होल्डिंग कंपनी की नोट्स, थ्योरी की। सर इसकी नोट्स हमको शेयर करोगे क्या? यस, डेफिनेटली शेयर करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली शेयर करेंगे। और अभी कितने लोग कनेक्ट है एक बार मैं चेक कर लूं। तो अंजलि, भूमिका, डॉली, प्रज्वल, रक्षा, रमाकांत एंड आर्यन, ठीक है, सिर्फ 7 ही लोग कनेक्ट है। बाकी लोगों को पता नहीं, पता था शायद, अपन ने बात की थी ना 7 बजे क्लास होंगी अपनी। तो हम रिज्यूम कर रहे हैं क्लास को और हम बात कर रहे हैं किसकी? पहले यूनिट की, होल्डिंग। तो मैं पहले आपको पहले तो पूरी तरीके से होल्डिंग का कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके चलता हूं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी पे हेडिंग दे दीजिए, यूनिट 1 होल्डिंग कंपनी, यूनिट 1 होल्डिंग कंपनी, ठीक है। अब देखो, जैसा कि नाम है ना, आपको समझ में आ रहा है होल्ड मतलब क्या होता है? किसी चीज को होल्ड करके रखना, बोलते हैं ना अपन, होल्ड करके रखा है अपन ने किसी चीज को, पकड़ के रखना सर। पकड़ के रखना, ठीक है। तो ये होल्डिंग कंपनी मतलब होती है एक ऐसी कंपनी जिसने किसी और छोटी कंपनी को पकड़ के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एक्स कंपनी है और मेरे पास एक वाई कंपनी है। मेरे पास एक एक्स कंपनी है, मेरे पास एक वाई कंपनी है, 2 कंपनी का डेटा गिवन है। अब क्या किया, इस एक्स कंपनी ने धीरे 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 वाई के 70% शेयर खरीद लिए। कंपनी में शेयर का कॉन्सेप्ट पता है ना, हर कंपनी के शेयर्स मार्केट में इश्यू होते हैं, ठीक है। तो धीरे 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 करके ये एक्स कंपनी ने क्या कर लिया, वाई कंपनी के 70% एक्वायर्ड कर लिए, खरीद लिए। तो अब मुझे बताओ, ये जो भी वाई कंपनी में डिसीजंस लेने हैं वो सारे डिसीजन एक्स ही लेगा ना? बोलिए, अब वाई के सारे डिसीजन कौन लेगा? एक्स ही लेगा ना? हाँ सर। ये जो Yes, एक्स sir. कंपनी है, ये कौन सी कंपनी बन गई? कंट्रोलिंग कंपनी। ये क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। ये कंपनी कैसी कंपनी बन गई? कंट्रोलिंग। जो सारे आने वाले जो आगे के बिजनेसेस है इसके ऊपर इसका पूरा कंट्रोल है, होल्ड कर रही है। इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसके ऊपर इसका कंट्रोल है। यहाँ जो भी मैनेजमेंट में डिसीजन लेने उस पर इसका कंट्रोल। भाई अगर 70% ओनरशिप ले लिया गया है तो मैं इस बिजनेस का 70% मालिक बन चुका हूं, और मैं मालिक बन चुका हूं तो ऑब्वियस मैं मालिक के हिसाब से डिसीजंस लूंगा। ये कंपनी अब मेरी कौन सी कंपनी कहलाएंगी? सब्सिडियरी।
तो होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? दोस कंपनी विच टेक ओवर द मोर देन 50% शेयर इन अनदर कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडियरी कंपनी का मतलब क्या होता है? दोस कंपनी विच वाज अंडरटेकन बाय द अनदर कंपनी, ऐसी कंपनी जिसको किसी और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है, वहां से मोर देन 50% शेयर किसी और के इंडिविजुअल कंपनी के पास चली गए हैं, तो वो दबी हुई कंपनी कौन सी कंपनी कहलाती है? सब्सिडियरी। ये अब इस कंपनी की एक शाखा बन गई। ठीक है सर, तो शाखा बन गई तो उसको ब्रांच बोलना चाहिए ना? नहीं, ब्रांच नहीं है, ब्रांच का कॉन्सेप्ट अलग होता है। शाखा बोलने का मतलब एक उसकी सब्सिडियरी है, मतलब उसका एक पार्ट बन गई है। ठीक है, ब्रांच नहीं बनी है बट उसका एक पार्ट बन गया है, वो एक छोटा सा उसका हिस्सा बन गया है ये। ठीक है, सब्सिडियरी मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा बन गया है ये वाई कंपनी। ठीक, तो पहला तरीका मेरे पास, अच्छा मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ये है हमारे निब्बा। ठीक है, पता है ना निब्बा कौन है? और ये है निब्बी। ठीक है, अब ये निब्बा कौन सी कंपनी चला रहा है? निब्बा एक कंपनी टपरी। चला रहा है एक्स नाम की। ठीक है, और ये जो नहीं सर, निब्बी है, टपरी लिख दो। अच्छा टपरी लिख दूं, चलो ठीक है टपरी। ठीक है, ये एक टपरी नाम से कंपनी चला रहा है, टपरी एलटीडी। ठीक है, और निब्बी कंपनी है, ये भी एक क्या कर रही है? कंपनी चला चाय रही का है। ठेला। ठीक है, ठेला कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी? ठेला ठेला। कंपनी, ठेला लिमिटेड। अब क्या हुआ, इन दोनों में फिलहाल में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये एक अलग कंपनी है, ये एक अलग कंपनी है। ठीक है, ये एक अलग कंपनी, ये एक अलग कंपनी, राइट गाइस? ये एक अलग कंपनी, ये एक अलग कंपनी। अब हुआ क्या, इसकी टपरी, एक मिनट, वॉइस शायद ब्रेक हुई होंगी। वॉइस ब्रेक तो नहीं हुई ना? हो गई थी। अभी आ रही है? हाँ ओके, तो ये जब टपरी कंपनी और ये ठेला कंपनी, क्या हुआ, अब टपरी बहुत अच्छी चलने लगी। आपको पता है टपरी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, निब्बा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसने क्या किया, देखा कि ठेला तो चल नहीं रहा है, तो इसने बोला कि देख ठेला तू तो चल नहीं रहा है, ठीक, देख निब्बी तू तो चल नहीं रही है, तो एक काम कर, मैं तेरे कुछ शेयर्स खरीद लेता हूं। तो इसने धीरे 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 इसके मोर देन 50% शेयर खरीद लिया। अब ये चाहता था, एक्चुअली ये कंपनी की, ये निब्बा की चाहत थी, ये निब्बा की चाहत थी। कौन? निब्बी कंपनी, आई मीन ये कौन सी कंपनी है? ठेला कंपनी। ठीक है, तो ठेला कंपनी पर ये कंट्रोल पहले से इसकी इच्छा थी, तो इसने एकदम से शेयर ना खरीदते हुए क्या किया, ग्रेजुअली धीरे धीरे खरीदा। इसने कुछ कुछ शेयर खुद से खरीद लिया, कुछ शेयर हो सकता है किसी बाहर वाले के थ्रू खरीदवाया। तो ऐसे करके इसने धीरे 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 करके 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिया। अब जैसे ही इसके पास 50% से शेयर ज्यादा आ गए, तो बोलता है निब्बा अब तू मेरी हो गई। निब्बा, सॉरी निब्बी अब तू मेरी हो गई। निब्बा क्या बोलता है? निब्बी अब तू मेरी हो गई। बोलने का मतलब अब तेरे जो भी डिसीजंस लेने वो मैं लूंगा, तेरे जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे उसमें मेरी भी हिस्सेदारी रहेगी। तेरी और मेरी जिंदगी अब साथ साथ चलेगी। तेरी और मेरी जिंदगी अब कैसे चलेंगी? साथ साथ चलेंगी। अच्छा, निब्बी का कोई अधिकार नहीं है निब्बा के ऊपर। क्यों? क्योंकि निब्बा ने खरीदा है, ना कि निब्बी ने। तो ठेला कंपनी के जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे वो टपरी कंपनी शेयर करेंगी, मतलब टपरी कंपनी को उसमें हिस्सेदारी मिलेंगे, क्योंकि कंपनी ने 50% से ज्यादा होल्डिंग किया है। सपोज मैं बोलता हूं इसने 60% होल्डिंग कर लिया, 60% शेयर खरीदा और कंपनी में 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो 1 लाख में से 60% का प्रॉफिट तो ये टपरी कंपनी के लिए है ना, 60,000 रुपए प्रॉफिट ये रख लेगा। बचा हुआ 40% यहाँ के जो छोटे मोटे लोग जो बच गए ना, जिसे हम टेक्निकली भाषा में माइनॉरिटी कहते हैं। माइनॉरिटी, सर माइनॉरिटी मतलब क्या? माइनॉरिटी जिनकी मेजोरिटी नहीं होती उन्हें माइनॉरिटी कहते हैं। सर कैसा गंदा सा जवाब दे रहे हो आप। हाँ, जिनकी मेजोरिटी नहीं होती उसे माइनॉरिटी कहा जाता है। जैसे अपने इंडिया में, ठीक है, मैं ऐसे जात धर्म की बातें करता नहीं हूँ, बिल्कुल मैं उससे दूर रहता हूँ, लेकिन फिर भी बताओ हमारे यहाँ कितनी माइनर कास्ट है? मैं अगर कास्टिज्म में बात करूं तो हमारे माइनर कास्ट कौन कौन सी है और मेजर कास्ट कौन सी है? ये सब हमारी माइनर है क्या? सब ये माइनॉरिटीज है क्या अपने इंडिया में? हिंदू क्या है? मेजोरिटीज है। ठीक है, बाकी सब क्या है? ये माइनॉरिटीज है। और भी हो सकती है छोटी छोटी कास्ट। मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। ओके, तो जैसे कि हमारी ये भी जो ठेला कंपनी थी, ठीक है,
ठेला कंपनी के 60% शेयर तो किसने रख लिए? टपरी कंपनी ने। किसने रख लिए? टपरी कंपनी ने। लेकिन 40% शेयर तो अभी भी ठेला कंपनी के बाकी शेयर होल्डर के पास है ना। इसके भी और छोटे मोटे शेयर होल्डर होंगे ना, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? माइनॉरिटी शेयर होल्डर। इन्हें क्या कहते हैं? माइनॉरिटी शेयर होल्डर। मतलब जो सब्सिडियरी के छोटे मोटे जो शेयर होल्डर बच जाते हैं, जिनको किसने नहीं खरीदा है, होल्डिंग कंपनी ने नहीं खरीदा है, उन्हें क्या कहा जाता है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर। माइनॉरिटी शेयर होल्डर का मतलब समझा क्या? हाँ सर। अच्छा, अब जब भी कंपनी, ये ठेला कंपनी जब भी बिजनेस करेंगी और ठेला में जब भी प्रॉफिट लॉस होगा तो उसका 60% इधर बटेगा तो 40% इधर बटेगा। जब भी इसके एसेट्स की बात होगी तो एसेट्स में 60% इनका अधिकार है तो 40% इनका अधिकार है। अगर लॉस हो गया तो लॉस में 60% इनका अधिकार है तो 40% इनका अधिकार है। तो इस तरीके से इनका बिजनेस चलेगा और इस तरीके से ये अपना जो सब्सिडियरी और होल्डिंग का रिलेशन है ये कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इस तरीके से अपना होल्डिंग और इसका कंटिन्यूअसली रिलेशन चलाते रहेंगे। तो चलो हम एक बार यहां से थ्योरेटिकल भी बात कर लेते हैं। वन ऑफ द पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस कंबाइंड इज बाय द मींस ऑफ होल्डिंग और द पेरेंट कंपनी। इसी को हम होल्डिंग या इसी को हम कौन सी कंपनी भी कह सकते हैं? इसी को हम होल्डिंग या इसी को हम पेरेंट कंपनी भी कह सकते हैं। पेरेंट मतलब ही होता है बाप, ठीक है, बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स मतलब हमारे माँ बाप, मतलब जो हमारे कर्ता धर्ता होते हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता होते हैं उसे हम पेरेंट्स कहते हैं। तो जो पेरेंट कंपनी का मतलब ही होता है कि सब्सिडियरी का कर्ता धर्ता ये पेरेंट कंपनी है, ठीक है। ये इनके अब क्या बन गए हैं? पेरेंट्स बन गए हैं, क्योंकि जो भी अब उस कंपनी के लिए देखभाल करनी है, जो भी अच्छे बुरे डिसीजंस लेने हैं, वो सब अब ये होल्डिंग कंपनी लेंगी, ये पेरेंट कंपनी लेंगी। तो आपको होल्डिंग और ये पेरेंट कंपनी का मीनिंग क्लियर है? चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अगर साउंड में आप लोगों के आने में दिक्कत होती है तो आप चैट बॉक्स में ओपन रखिएगा, चैट बॉक्स से बताते चलिएगा। चलो मैं आगे और बात करता हूं। मैं आपसे बात करता हूं कि जो होल्डिंग कंपनी है ना, इज वन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अक्वायर्ड, ठीक है। हम ये जो होल्डिंग कंपनी बन सकते हैं ना, हम डायरेक्ट तरीके से भी बन सकते हैं और हम इनडायरेक्ट तरीके से भी बन सकते हैं, ठीक है। सर डायरेक्ट तरीके से कैसे बन सकते हैं? देखो डायरेक्ट तरीके से बनना है, एक मिनट, अगर मुझे डायरेक्ट तरीके से बनना है तो मैं सीधा शेयर खरीद लूंगा, ये डायरेक्ट तरीका है। सर इनडायरेक्ट तरीका भी होता है कि यस, मैंने आपको पहले कहा था, मैं बिना 50% शेयर खरीदे, मोर देन 50% शेयर खरीदे भी मैं किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन सकता हूँ। यस, मैं होल्डिंग कंपनी बन सकता हूँ। सर कैसे बन सकते हो? यस डेफिनेटली बताऊंगा। इनडायरेक्ट, तो उसमें से एक तरीका हमारे पास कौन सा है इनडायरेक्ट होल्डिंग करने में? तो हमारे पास चेन सिस्टम है। हमारे पास कौन सा सिस्टम है? चेन सिस्टम है। हमारे पास कंट्रोलिंग है। सर नहीं आ रही बात समझ में? मैं रुको आ रहा हूं, मैं ये लिख लिख कर समझाता हूँ चीजें आपको। देखो यहां पर आ जाओ स्क्रीन पर। डायरेक्ट होल्डिंग का मतलब तो समझ में आ जाता है। डायरेक्ट होल्डिंग मतलब क्या होती है? तो डायरेक्ट होल्डिंग का मतलब होता है कि आपने मोर देन 50% शेयर खरीद लिया, वो तो दिख ही रहा है। अगर आपने मोर देन 50% शेयर होल्ड कर लिए मतलब आप होल्डिंग कंपनी बन गए। बट इनडायरेक्ट होल्डिंग का मतलब क्या होता है? तो इनडायरेक्ट होल्डिंग का मतलब होता है आपने कोई शेयर नहीं खरीदा बट फिर भी आप होल्डिंग बन गए। सर कैसे? ये जो हमारी होल्डिंग कंपनी है और ये जो हमारी सब्सिडियरी बनेंगी, ठीक है, ये सब्सिडियरी बनेंगी, तो इस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स थे ना, इस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स थे, उन सब डायरेक्टर को ये होल्डिंग कंपनी का कोई बंदा चलाता है। मतलब यहाँ के जितने भी मैनेजमेंट के डिसीजन जो डायरेक्टर लेते हैं, ये सब यहाँ के डायरेक्टर की बात मानते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सिर्फ ये एग्जांपल है, इसको रियल लाइफ से ना जोड़े, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है इनडायरेक्ट होल्डिंग का, इसे डायरेक्टली ना जोड़े। आपको पता है रतन टाटा साहब, ठीक है, टाटा ग्रुप्स के फाउंडर, सीईओ, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट चेंज है बट फाउंडर वही है। और उन्होंने सपोज एक ओयो रूम, ठीक है, एक छोटी कंपनी है, तो इन्होंने ओयो रूम के शेयर नहीं खरीदे, इन्होंने ओयो रूम के शेयर नहीं खरीदे, लेकिन ओयो रूम के जो डायरेक्टर है, ओयो रूम के जो डायरेक्टर है अग्रवाल साहब, ठीक है, ये जो अग्रवाल साहब जो ओयो रूम के क्या है डायरेक्टर है, वो सारी बातें किसकी मानते हैं? रतन टाटा साहब की। मतलब रतन टाटा साहब ने बोला कि ऐसा करना है, मतलब ये रितेश क्या नाम है इनका? अग्रवाल, ठीक रितेश है, अग्रवाल। रितेश अग्रवाल, ये सारी रतन टाटा के साहब की बातें मानता है। मतलब ये रतन टाटा के डिसीजन को ही फॉलो करता है। कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी काम करना है तो वो इन्हीं की बात मानेगा। यानी कि अल्टीमेटली मैनेजमेंट के ऊपर किसका कंट्रोल है? बोलो ना, मैनेजमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कर रहे हैं ना टाटा साहब, मतलब टाटा ग्रुप कंट्रोल कर रही है।
तो ये ओयो कंपनी पर अल्टीमेटली भले ही शेयर नहीं खरीदे, लेकिन क्या डिसीजन लेना है, कैसे बिजनेस चलाना है, वो सारे डिसीजन तो टाटा ग्रुप ले रही है ना। मतलब टाटा ग्रुप क्या बन गई इसकी होल्डिंग कंपनी। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल, और ये एग्जांपल आई होप आपको डायरेक्ट टच करेगा, ठीक है। थोड़ा सा इमोशन है इस एग्जांपल में, ठीक है, दिल भर आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ध्यान देना। अब देखो, हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स होते हैं और हम चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर पैसा खर्च करते हैं, बचपन से लेकर हमें पूरा तैयार करते तक हमारे ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं। तो एज सर पेरेंट्स हमारे लिए कौन सी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी। पेरेंट्स हमारे लिए कौन सी कंपनी, होल्डिंग। भाई डायरेक्ट होल्डिंग है, कौन सी कंपनी है ये, डायरेक्ट होल्डिंग है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बचपन से हमारे ऊपर मोर देन जितनी हमारी वर्थ है ना, उससे ज्यादा पैसा इन्होंने खर्च कर दिया। मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट है उनका हमारे ऊपर, तो ये डायरेक्ट हमारी होल्डिंग कंपनी हुई। लेकिन मैं इनडायरेक्ट होल्डिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जो बोलती है वो आप कर लेते हो। उल्टा भी हो सकता है, ऐसा नहीं, ये उल्टा भी हो सकता है, वाइसे वर्सा। भाई इसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया वो आपके ऊपर, आपके ऊपर कोई पैसे खर्च नहीं किया, आपके ऊपर इसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसकी जो बातें है ये फॉलो कर रहे हैं, ये जैसा बोल रहा है वैसे कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली यार आपको तो यही चला रहा है ना, आपके जो डिसीजन लेने यही डिसाइड कर रहा है। आपको कहाँ जाना है, क्या खाना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ गाना है, कहाँ नाचना है, कब सोना है, कब रोना है, सब ये डिसाइड कर रहे हैं। मतलब आपके लाइफ के सारे डिसीजन ये ले रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली ये तो होल्डिंग कंपनी बन गई ना आपके लिए। ये कौन बन गई आपकी, होल्डिंग। अच्छा यहाँ पर मैं ये भी एग्जांपल ले सकता हूँ, ये ठीक है, इसने भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट किया आपके लाइफ में, लेकिन आने के बाद पता है ना पूरी तरीके से कंट्रोल इनका होता है, फिर तो इनकी भी नहीं चलती। ऐसे सिचुएशन में तो फिर इनकी भी नहीं चलती। ये जो हमारी मेन डायरेक्ट होल्डिंग है, डायरेक्ट होल्डिंग की भी नहीं चलती, जब इनडायरेक्ट होल्डिंग ये वाली आ जाती है तब। तो समझ में आया कि डायरेक्ट होल्डिंग और इनडायरेक्ट होल्डिंग में फर्क क्या है। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होल्डिंग में समझ में आया क्या। यस सर, ओके, चलो आगे पढ़ते हैं फिर। तो देखो हम डायरेक्ट होल्डिंग कैसे कर सकते हैं, आइदर ऑल, और हम या तो सारे शेयर्स खरीद लें, और मोर देन द हाफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, या फिर हम आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद ले इक्विटी शेयर, तो मैं उस कंपनी का क्या बन जाऊंगा, होल्डिंग कंपनी। या फिर मेरे पास दूसरा तरीका है, इन वन और मोर कंपनी, सो टू सिक्योर अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सच अ कंपनीज विच आर नोन एज द सब्सिडरी कंपनी। मतलब मैं जिस कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं ना, वो कंपनी के लिए मैं क्या बन जाऊंगा, होल्डिंग, और वो मेरे लिए छोटी कंपनी क्या बन जाएंगी, सब्सिडियरी। मेरे पास दूसरा एक और तरीका है, कौन सा, पढ़ो सेकंड पॉइंट। होल्डिंग कंपनीज आर एबल टू नॉमिनेट द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी आर देयरफॉर कंट्रोल ऑफ द सच कंपनी। मैंने कोई शेयर नहीं खरीदा, लेकिन जो मेरे मेजोरिटी डायरेक्टर्स है ना, मेरे जो मेजोरिटी डायरेक्टर्स है वो होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स है। मतलब ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है। यहां पर सपोज ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे 4 डायरेक्टर है, और यहां पर 3 डायरेक्टर है, ए बी और एफ, ठीक है। तो ये जो ए बी है ये तो होल्डिंग कंपनी के भी डायरेक्टर है, ठीक है। तो अगर ए बी ने जो बोल दिया, अच्छा ए बी ने कहां से बोला, ए बी होल्डिंग के डायरेक्टर्स है जो कि किसको भी मैनेज कर रहे हैं, सब्सिडियरी को। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, यही तो कंपनी है जो इसको मैनेज कर रही है, क्योंकि यहाँ के तो बंदे हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं। ये एफ के अकेले रहने से क्या होता है, मेजोरिटी तो ये 2 लोगों की है ना वहां पर, ये 2 डायरेक्टर जो बोलेंगे वही परमियान है, वही चीज चलेंगी, वही चीज को फॉलो किया जाएगा। तो इनडायरेक्टली हमने अपने डायरेक्ट यहां जाके बैठाल दिए, हमने अपने इनडायरेक्टली वहां डायरेक्टर बैठाल दिए, और हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये बेस्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ऐसा हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, जब अपना वर्ल्ड वॉर, हाँ यस, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो क्या हुआ था, इसके बीच में आई गेस रशिया, रशिया इधर है शायद ना, रशिया और इधर यूएस के बीच में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, यूएस ही है शायद, यस आई एम नॉट श्योर, चलो। बट इसमें बहुत बड़ा इंडिया ने रोल प्ले किया था। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो कंट्री 2 डिवाइड हो गई थी, एक रशिया के साथ मिल रही थी और एक यूएस के साथ मिल रही थी। बट इंडिया ने अपना सेपरेट ही क्या किया, बोले नहीं हम ना तो यूएस के साथ जाएंगे ना तो हम रशिया के साथ जाएंगे,
हम तो अपना अलग थर्ड कैटेगरी बनाएंगे, और उन्होंने थर्ड कैटेगरी बनाना शुरू कर दी अपनी। ठीक है, मतलब इंडिया ने क्या किया, इनडायरेक्टली इन दोनों को अपनी होल्डिंग बनाने से रोक दिया, क्योंकि उन्होंने यहां पर कंट्रोल नहीं किया। लेकिन जितने कंट्रीज के ऊपर, जैसे बहुत सारे लोग इस कंट्री के अंदर मिल गए थे उस समय पर, तो वो सब क्या बन गई थी, सब्सिडियरी कंपनी। और ये यूएस क्या बन गई थी, होल्डिंग कंपनी, क्योंकि छोटे छोटे कंपनी को वो चलाने लगी थी। वैसे रशिया में भी हुआ था, रशिया पावरफुल कंट्री थी और वो छोटे छोटे कंट्रीज को चलाने लग गई थी, तो वो छोटी छोटी कंट्रीज इनडायरेक्टली क्या बन गई थी, सब्सिडियरी, और रशिया क्या बन गई थी, होल्डिंग कंपनी। मतलब क्योंकि जो यूएस के डिसीजन है वो छोटी मोटी कंट्रीज पर फॉलो अप्लाई हो जाएंगे। दैट्स वाई जब भी आप किसी कंपनी के डायरेक्टर्स की मेजोरिटी किसी सब्सिडियरी में बैठाल दो, अपनी बॉडी बैठाल दो वहां पर, जैसे पॉलिटिक्स में बहुत होता है ये एग्जांपल। जैसे मान लो, हमेशा देखना, अभी केंद्र में हो, जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहां पर अभी एनडीए अलायंस की गवर्नमेंट है, जिसमें मेजोरिटी शेयर किसके पास है, बीजेपी के पास। सर कितने शेयर है, अप्रोक्सीमेटली 300 शेयर अकेले बीजेपी के पास है। 300 से एनडीए गवर्नमेंट के टोटल 300, लगभग 12 में से कुछ 300 तो अकेली एनडीए बीजेपी के पास है। ठीक है, तो बीजेपी ने क्या करके रखा है, सारे जितने भी अलायंस पार्टीज है इसमें, जो जनता दल हो गई, ठीक है, जेडीयू हो गई, जनता दल यूनाइटेड, ऐसे और भी है, बीजू दल हो गई, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज है, तो वो सब सब्सिडियरी पार्टीज है, बीजेपी होल्डिंग पार्टी है एनडीए कंपनी की। तो ऐसे ही हमारे पास इनडायरेक्ट तरीके से शेयर नहीं खरीदे, लेकिन कंट्रोल उनका उनके ऊपर ज्यादा चलता है। ओके, उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, चेन सिस्टम से। ठीक है, एक और तरीका होता है, सर कौन सा सिस्टम, चेन सिस्टम। यार अभी न चैन कहां रे, तो यहां पर भी चैन कहां रे, तो यहां पर चेन सिस्टम से भी हम होल्डिंग कर सकते हैं। सर चेन सिस्टम क्या होता है, समझाइए ना। यस, समझिए चेन सिस्टम क्या होता है। ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ये सी कंपनी है, ये डी कंपनी है। ए कंपनी ने बी कंपनी को कंट्रोल करके रखा है, मतलब ये होल्डिंग कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है, और ये सब्सिडियरी कंपनी है, किसके लिए, ए के लिए। ए होल्डिंग है, बी सब्सिडियरी है। लेकिन पता है बी को भी कम ना समझो, बी ने भी सी को एक्वायर्ड करके रखा है। बी ने भी किसको एक्वायर्ड करके रखा है, सी को। तो बी होल्डिंग बन गई, लेकिन किसके लिए, सी के लिए, और सी क्या बन गई, सब्सिडियरी। और सेम वही प्रचलन, वही काम आगे भी चला, सी ने डी को एक्वायर्ड करके रखा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, कि ए का कंट्रोल सीधा सीधा किसके ऊपर है, डी के ऊपर। सीधा नहीं बट इनडायरेक्ट कंट्रोल, क्योंकि अगर मुझे कोई बात, देखो मैंने डी में कहीं भी टच भी नहीं किया, इवन तो मेरे डायरेक्टर भी नहीं है यहां, तो इवन तो मैंने पैसे भी नहीं लगाया, फिर भी मैं डी के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूं। कैसे, सर कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मुझे डी तक के जो बात पहुंचाना है ना, मैं बी को बोलूंगा, देख बी तेरा सी के ऊपर कंट्रोल है, तो तू सी को बोल, और सी का डी के ऊपर कंट्रोल है, तो तू सी को बोल कि डी ऐसा काम करेगा। मैं बी को फोर्स कर दूंगा पूरी तरीके से वो काम करने के लिए, क्योंकि बी पर मेरी राजशाही चलती है, बी पर मेरा कंट्रोल है, मेरा मतलब ए का कंट्रोल है। तो मैं ये पूरा जो कंट्रोल है ना बी का, जो भी बी पर मेरा कंट्रोल है, मैं बी से काम करवा लूंगा, और मैं बी को बोलूंगा तू जा फोर्स कर, ए को बोल, सी को बोल कि ऐसा डी काम करे, और डी मजबूरी में करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सी उसकी सब्सिडियरी है। तो अल्टीमेटली मुझे जो काम करवाने हैं मैं वो डी कंपनी में करवा सकता हूं। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप हो, ठीक है, इसको आप प्रिज्यूम करो कि ये आप हो, ये आपका दोस्त है जो आपकी सारी बातें मानता है, ये आपकी सारी बातें मानता है, ठीक है, और इसका एक दोस्त है, इसका भी एक दोस्त है जो इसकी सारी बातें मानता है, इसकी सारी बातें मानता है। तो अगर मान लो इससे आपको कोई बात मनवाना है, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन मैं मनवा सकता हूं इससे जो मुझे मनवाना। कैसे, मैं इसको बोल दूंगा कि भाई उससे ये बात कर लेना, ये भाई इससे बात कर लेगा, मुझे मुझे जो बात इससे मनवानी थी इसके थ्रू में वो बात मनवा लूंगा। तो इस सिस्टम को हम कौन सी होल्डिंग कहते हैं, चेन होल्डिंग। तो चेन होल्डिंग का भी कॉन्सेप्ट समझा क्या। ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हो आप, होल्डिंग कंपनी मीट डायरेक्टली फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी और इट मे बी एक्वायर मेजॉरिटी और शेयरिंग इट एक्जिस्टिंग कंपनी, सच कंपनी आल्सो कंसीडर्ड एज अ सब्सिडियरी कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी एक्वायर्ड मेजॉरिटी शेयर्स, मतलब जहां पर भी हम मेजॉरिटी शेयर एक्वायर्ड कर रहे हैं। अच्छा अभी लास्ट मिनट है, इसके बाद कंटिन्यू करना है सेशन। यस सर, करेंगे सर। हाँ सर करेंगे। ओके तो फिर